स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मेन पार्ट थ्योरी और डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज इन गोल्ड स्टैंडर्ड। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जिन देशों में मेटालिक स्टैंडर्ड है वहां पर किस तरह से रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो निर्धारित होता है। रेट ऑफ मेटालिक स्टैंडर्ड का मतलब है गोल्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड में। इस केस में हम गोल्ड स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक एग्जांपल देती हूँ ना। 1835 से लेकर 1893 तक भारत में सिल्वर स्टैंडर्ड था। इसका अर्थ था कि उसके जो सिक्के बने हुए थे वो सिल्वर के बने हुए थे, जिनका वेट जो था वो 181 रुपये का वेट जो था 180 ग्रेन्स था, और उनकी जो फाइननेस थी 11/12 थी। और जो लोग थे उस करेंसी में अपने जो सिल्वर पड़ा है उसको वो क्वाइंस में कन्वर्ट कर सकते थे, और जो क्वाइंस होते थे उसको कभी भी वो सिल्वर में अगेन कन्वर्ट कर सकते थे, मेल्ट करके ज्वेलरी वगैरह बना सकते थे। इट मीन्स क्या है कि गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब या सिल्वर स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि उनकी करेंसी जो है वो फुल बॉडीड है, मतलब फुल कन्वर्टेबल होती है मेटालिक स्टैंडर्ड्स में, चाहे तो वो गोल्ड हो चाहे क्वाइन हो। जो आज का हमारा केस है हम उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड लेकर चलेंगे। ये जो सिस्टम था 1931 में सभी देशों में खत्म हो गया। इसके बाद पेपर करेंसी आ गई। सबसे पहले इसमें क्या फीचर्स होती हैं, एक तो मॉनेटरी अथॉरिटी जो है अपनी इच्छा से जितना मर्जी गोल्ड फिक्स्ड प्राइस पे बेच भी सकती है और खरीद भी सकती है, मतलब अनलिमिटेड है। आपकी मर्जी, जितना मर्जी आप भी खरीद सकते हो और बेच सकते हो, और मॉनेटरी अथॉरिटी भी। और वैल्यू ऑफ करेंसी जो होती है वो वैल्यू ऑफ गोल्ड के बराबर होती है। मान लो अगर 1 रुपीज क्वाइन जो है उसकी जो वैल्यू थी 180 ग्रेन्स थी, तो वो वही रहेगी जितना उसमें इम्बॉर्डेड है, मतलब जितनी मेटल उसमें होती है उसी की अकॉर्डिंग ही उसकी वैल्यू रखी जाती है। जो करेंसी की वैल्यू होती है वो गोल्ड के बराबर होगी या सिल्वर के, जो स्टैंडर्ड में हम देख रहे हैं। अगर तो हमने गोल्ड स्टैंडर्ड लिया है तो गोल्ड में देखी जाएगी, अगर सिल्वर स्टैंडर्ड है तो सिल्वर में ली जाएगी। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ जो करेंसी है वो वेट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी। इस तरह से देखिए, इसको समझिए। सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए जो 1 पाउंड है उसका जो कितना गोल्ड आता है, 4 ग्रेन्स ऑफ गोल्ड आता है, और जो $1 है उसके बदले में हमें मिलता है 1 ग्रेन ऑफ गोल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डॉलर है वो सस्ता है और जो पाउंड है वो महंगा है। कारण क्योंकि उसके बदले में 4 ग्रेन्स ऑफ गोल्ड आता है। तो इट मीन्स डॉलर जो है, डॉलर 4 गुना चाहिए हमें, मतलब 1 पाउंड इज इक्वल टू $4, और $1 की जो प्राइस है वो कम होगी, 1/4 ऑफ पाउंड। अब हम देखेंगे कि किस तरह से रेट ऑफ एक्सचेंज जो है निर्धारित होता है। मिल्क पैरिटल एक्सचेंज रेट ऑफ ए कंट्री, मान लो ए देश में किस तरह से एक्सचेंज रेट जो है वो निर्धारित होगा। तो हमने देखना है कि एक देश की जो करेंसी है पर यूनिट में कितना गोल्ड कंटेंट है, मतलब कितना गोल्ड है इसमें। उसी तरह बी की जो करेंसी है उसमें कितना गोल्ड कंटेंट है। सबसे पहले देखिए कि बी करेंसी जो ए देश की करेंसी है उसमें 16 ग्रेन्स है। मान लो 1 पाउंड कितने का बना हुआ है, 16 ग्रेन्स ऑफ गोल्ड। उसी तरह जो डॉलर है एक, वो कितने से बना हुआ है, 4 ग्रेन्स ऑफ गोल्ड। तो अगर हम इसको डिवाइड करते तो कितना आता है, $4, मीन्स 1 पाउंड इज इक्वल टू $4। हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिसाइड होता है, वो फिक्स्ड है। मान लो कि हमने पढ़ा कि 1 पाउंड इज इक्वल टू $4, इट मीन्स ये फिक्स्ड है। क्या इसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकते? ऑब्वियस है, मांग और पूर्ति के हिसाब से इसमें परिवर्तन होंगे। पहले हमने किया कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है वो किस तरह से निर्धारित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अगर रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो फ्लेक्सिबल कैसे होते हैं। सबसे पहले देखिए फ्लक्चुएशन कैसे आती है। ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया जो हमने पढ़ा कि मान लो 1 पाउंड जो इज इक्वल टू $4.866 है, मतलब 1 पाउंड की जो वैल्यू है वो ज्यादा है अमेरिकन डॉलर से। ट्रेड जो है वो अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में हो रहा है। अब इसमें क्या है कि जो कॉस्ट है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड को ऐसे ही भेज दो, उसकी भी कॉस्ट नहीं पड़ती, पैकिंग की, इंश्योरेंस की, उसकी सारी कॉस्ट मिला के मान लीजिए 0.02 है, मतलब 2 पैसे है, तो उसमें 2 सेंट है, तो कुछ भी उसके हिसाब से करेंसी में कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि डॉलर है तो ऑब्वियस है इसमें ऐड कर दी जाएगी कॉस्ट को, तो अपर लिमिट बनेगी, अगर माइनस कर देते हैं तो लोअर लिमिट बन जाएगी। 0.866 माइनस 0.2 करोगे तो 4.886, प्लस करेंगे तो 4.886 आ जाएगा। अगर इसमें से माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4.846 आएगा।
अब क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो अमेरिका के लिए अनफेवरेबल है और इंग्लैंड के लिए फेवरेबल है, मींस कि इंग्लैंड के प्रोडक्ट की मांग अमेरिका में ज्यादा है, मतलब इंग्लैंड के एक्सपोर्ट्स ज्यादा है और इंपोर्ट्स कम है। इंग्लैंड के लिए तो फेवरेबल हो गया, ऑब्वियस है, और अमेरिका के लिए क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल। एक देश के लिए फेवरेबल है तो दूसरा जो ट्रेडिंग पार्टनर है उसके लिए अनफेवरेबल होगा। तो अब अमेरिका या तो क्या करे, उनको अपने जो है पाउंड डॉलर जो है वो गिरवी रखे और उसके बदले में क्या करे, पाउंड खरीदे। तो पाउंड की वैल्यू जो है उसकी मांग बढ़ गई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो बढ़कर कितनी हो गई, 4.886। या तो ये है कि वो उसको गोल्ड दे दे या अपनी करेंसी गिरवी रखे और पाउंड खरीदे और पेमेंट करे। अगर इसी तरह से अगर अनफेवरेबल टू इंग्लैंड है, इंग्लैंड के लिए तो अगेंस्ट है, मतलब इंग्लैंड में इंपोर्ट्स ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं, और अमेरिका के एक्सपोर्ट्स ज्यादा है और इंपोर्ट्स कम हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसको समझें कि अपर लिमिट जो है वो कैसे डिसाइड होती है। जो कॉस्ट है गोल्ड की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की वो प्लस करके, और जो लोअर है वो माइनस करके। तो यहाँ पे अमेरिकन डॉलर की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, यहाँ पे अमेरिकन डॉलर की वैल्यू ज्यादा हो गई है। इट मीन्स क्या है कि जिस देश के फेवर में होता है व्यापार, वहां पे उस करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पे इंग्लैंड के तो फेवर में है, इसीलिए उसकी करेंसी की वैल्यू तो बढ़ गई, और अमेरिका की वैल्यू क्या होगी, डॉलर की कम हो गई। यहाँ पे इंग्लैंड के अगेंस्ट है, तो इंग्लैंड अब जो डॉलर है वो कम खरीद पाएगा, क्योंकि 1 पाउंड इज इक्वल टू 4.846 रह गया है, उसकी वैल्यू कम हो गई है। अब अमेरिका के लिए ये इंपोर्ट पॉइंट है और ये इंग्लैंड के लिए एक्सपोर्ट पॉइंट है। जो अमेरिका का इंपोर्ट पॉइंट है वो गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट है किसके लिए, अमेरिका के लिए। ये इंग्लैंड के लिए इंपोर्ट पॉइंट हो गया। इसको समझे ध्यान से कि अगर करेंसी की वैल्यू अमेरिकन की वैल्यू डॉलर की वैल्यू इससे और कम हो जाती है, मींस डॉलर जो है वो और टूट जाता है और जो पाउंड है वो और महंगा हो जाता है, इससे ज्यादा मतलब 4.886 से अगर और ज्यादा यहाँ पे आ जाते हैं हम, तो अमेरिका क्या पसंद करेगा, अपने गोल्ड को देना पसंद करेगा, गोल्ड को एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है पैकेजिंग वगैरह की 0.02 ही है। तो बेटर है कि अगर एक्सपोर्ट्स के लिए उसको ज्यादा सिक्के देने पड़ रहे हैं तो उसकी बजाय वो डॉलर ज्यादा देने की बजाय गोल्ड को ही एक्सपोर्ट कर देगा। तो वो गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट है अमेरिका के लिए। तो ऑब्वियस है इंग्लैंड क्या करेगा, गोल्ड को इंपोर्ट करेगा। इंग्लैंड में जो है गोल्ड की मात्रा बढ़ने लगेगी, मतलब इससे ज्यादा अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो अमेरिका अपने डॉलर्स ना देकर गोल्ड को ही देना पसंद करेगा। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे इंग्लैंड के लिए अनफेवरेबल है, ऑब्वियस है कैपिटल का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। जिस देश में एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं, तो इंपोर्ट्स का भुगतान करने के लिए दूसरे देश की करेंसी खरीद कर देनी पड़ती है, मतलब अपनी करेंसी को रखना पड़ता है और दूसरी करेंसी को देना पड़ता है। दूसरी करेंसी में ही भुगतान करने पड़ेंगे, मतलब डॉलर में। तो दूसरा तरीका क्या है, या तो वो गोल्ड दे दे। अब अगर 4.846 तक है तो वो करेंसी ही दे देगा, लेकिन अगर 4.846 से कम हो जाते हैं एक्सचेंज रेट तो वो क्या करेगा, गोल्ड को एक्सपोर्ट कर देगा। इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करेगा तो अमेरिका क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। तो मिनिमम लोअर पॉइंट है और एक्सचेंज रेट ना तो इससे कम हो सकते हैं ना इससे ज्यादा, क्योंकि अगर ज्यादा होंगे तो गोल्ड का एक्सपोर्ट कर देगा अमेरिका, अगर यहाँ होते हैं तो गोल्ड का इंपोर्ट कर लेगा अमेरिका। अब हम करेंगे कि मिंट पार रेट ऑफ एक्सचेंज जो थ्योरी है इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सबसे पहले फायदे इसके क्या है, मेरिट्स क्या है। ये सिंपल है, मतलब करेंसी को आप बदल लो, दोनों ही गोल्ड स्टैंडर्ड्स की हैं और गोल्ड ही एक तरह से एक्सचेंज कर सकती हो। लोगों का विश्वास रहता है क्योंकि जितनी करेंसी की वैल्यू है उतना ही उसमें गोल्ड एम्बॉडेड है। चाहे एक तरह से गोल्ड रख लिया चाहे करेंसी रख ली, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। और ट्रेड जो है वो प्रमोट होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। जो कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट्स को फेक रहता है। नेक्स्ट आ जाता है कि ये मिंट पार एक्सचेंज जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कॉस्ट जो है शिपिंग की, गोल्ड को शिप करने की एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की, उसको भी शामिल करके बताया गया है प्रॉपर कि अगर तो एक्सपोर्ट करना है तो आप प्लस कर दो, अगर इम्पोर्ट करना है तो कॉस्ट को माइनस कर दो। नेक्स्ट आ रहा है इसके डीमेरिट्स। एक तो कॉस्टली स्टैंडर्ड है,
क्योंकि गोल्ड में ही आपको करेंसी को रखना पड़ेगा। इलास्टिसिटी नहीं होती। जब आपके देश को जरूरत है कि ज्यादा करेंसी चाहिए हमें, तो ऐसा नहीं, गोल्ड ही नहीं है तो आप करेंसी इशू नहीं कर सकते हो। तो पहले गोल्ड होना चाहिए। अगर गोल्ड नहीं तो करेंसी भी नहीं, अगर गोल्ड है तो करेंसी इशू कर सकते हो। मतलब इलास्टिसिटी नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है कि जैसे पेपर करेंसी में है कि आप गोल्ड कम होने पर भी ज्यादा करेंसी इशू कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकता है। कारण क्योंकि अगर गोल्ड नहीं होगा हमारे देश में, मान लो विकास करना है तो हमें कैपिटल का इनफ्लो चाहिए, तो अगर हमारे पास गोल्ड नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कीमतों में भी स्थिरता नहीं रहती है। अगर ये फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी या इंटरनेशनल ट्रेड पे फेवरेबल या अनफेवरेबल हो जाता है तो कीमतों पे भी असर पड़ेगा। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो हमारे देश में इनकम ज्यादा हो जाएगी, उससे हमारे देश की कीमतें बढ़ जाएंगी। थैंक यू। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो मुझे कॉल कर लेना।